Welcome back everyone. Today we are going to start our reasoning class. ये रीजनिंग का 9th सेशन है. इससे पहले आपकी जीके के भी 9 सेशंस आ चुके हैं. मैथ्स की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है और रीजनिंग में आप देख ही रहे हैं कि आज 9 सेशन है. आपने अभी तक अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है, हमारे यूट्यूब चैनल आकलन पर जाकर उन वीडियोस की और भी कई वीडियोस की आपको प्लेलिस्ट दे रखी है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. आप उनको जाकर ज़रूर देखें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से आप इम्प्रूव कर सकते हैं. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी. रेलवे के आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के एनालिसिस भी हमारे इसी चैनल पे चल रहा है. आप उसको भी ज़रूर अपना साथ साथ देखते चलें. गूगल प्ले स्टोर से आकलन ऐप को डाउनलोड करें, जिसमें आपको वेरियस एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाती हैं. देखते हैं आज का पहला सवाल. लॉगिज्म के क्वेश्चंस तो आप अगर डेली हर वीडियो के साथ आप रीजनिंग के सभी वीडियोस के साथ प्रैक्टिस करें तो अब तक काफ़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी. सम फ्रूट्स आर मैंगोज. कुछ फ्रूट्स यानी कुछ एफ एम है, मैंगोज है. और सम मैंगोज आर रेड. कुछ एम आर है. ऑल, ये वाला हो गया पहला स्टेटमेंट. देन दूसरा स्टेटमेंट. देन तीसरा. ऑल रेड आर वेजिटेबल्स. जितना भी आर है ये पूरा आ जाएगा वी के अंदर, ऐसा ही कह रहे हैं. तो अब आप एक चीज देखो, सम में मैंने आपको बताया था सम का मतलब सिलोगिज्म में ऑल भी होता है कि कुछ तो है ही, हो सकता है वो पूरा भी हो. इसका मतलब ये डायग्राम एक और तरीके से कैसे बन सकता है कि कुछ फ्रूट एम है तो हो सकता है एफ पूरा का पूरा इस तरीके से एम के अंदर आए और एम फिर आर के साथ और आर के बाद आपको पता ही है वी. अब इसके निष्कर्ष पढ़ो. पहला क्या कहता है? नो फ्रूट इज रेड. कोई भी एफ आर नहीं है. कैसा है? पहले स्टेटमेंट में तो है लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में नहीं है. दूसरा देखते हैं. सम फ्रूट्स आर रेड. कुछ एफ आर है. ये पहले स्टेटमेंट में तो नहीं है क्योंकि एफ और आर यहाँ डायग्राम पहले डायग्राम में तो नहीं है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर है. या तो एक ही सही होगा या फिर दूसरा ही सही होगा. वैसे भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब एक ही चीज दे रखी है जैसे कि सम ए आर बी एंड नो ए इज बी, इस तरीके के क्वेश्चन में याद है आपको स्टार्टिंग ही सेकंड थर्ड लेक्चर में ही बताया था कि हमेशा क्या होता है आइदर और, या तो एक ही सही होगा या फिर दूसरा ही सही होगा. आंसर हो जाएगा डी, ईदर वन और टू. मॉर्निंग वॉक्स आर गुड फॉर हेल्थ. कभी कभी सिलोगिज्म के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें बिना डायग्राम बनाए आपको समझना होता है कि जो मॉर्निंग की वॉक है, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है. अब इन्होंने सिर्फ मॉर्निंग वॉक की बात की है. एक तो कीवर्ड इसमें मॉर्निंग वॉक और एक बात कही है गुड, कि वो अच्छी है. पहला निष्कर्ष है कंक्लूजन, ऑल हेल्दी पीपल गो फॉर मॉर्निंग वॉक. जितने भी सभी स्वस्थ लोग सुबह को सैर के लिए जाते हैं. क्या इसमें ऐसा लिखा है कि सभी स्वस्थ लोग जाते हैं? नहीं, इन्होंने तो ये कहा कि मॉर्निंग वॉक. सिर्फ हमें उतना ही समझना होता है स्लोगिज्म में जितना लिखा है. सुबह की सैर अच्छी है, लेकिन ये नहीं कहा कि सारे स्वस्थ लोग जाते हैं. पहला गलत है, वो एक्स्ट्रा है. इवनिंग वॉक्स आर हार्मफुल. शाम की सैर हानिकारक है. क्या इसमें इवनिंग की कोई बात की गई है यहाँ स्टेटमेंट में? बिल्कुल भी नहीं, ये भी एक एक्स्ट्रा ही बात है. तो कौन सा सही हो जाएगा? नीदर वन नॉर टू. एक भी सही नहीं है इनमें से. ऑल विंडोज आर नीडल्स. जितना भी डब्ल्यू है ऑल विंडोज ये आ जाएगा एन में, नीडल्स में. फिर सम ट्रीज आर विंडोज. कुछ ट्रीज विंडोज हैं, यानी कि टी का कुछ हिस्सा डब्ल्यू में आ जाएगा. अब हमें पहला देखना है. सम ट्रीज आर नीडल्स. कुछ टी डब्ल्यू में है. एग्जैक्टली पहला तो सही है. सम ट्रीज आर नॉट नीडल. सी, यहाँ पर जब तक सम नॉट ना आ जाए ना स्टेटमेंट में कि कुछ तो है ही नहीं, तब तक आप खुद से नॉट नहीं लगाना. क्योंकि ये हो सकता है कि डब्ल्यू तो पूरा एन में है लेकिन कुछ ट्रीज विंडोज हैं. क्या पता है कुछ की जगह ये क्या हो सकता है, ऑल भी हो सकता है, क्योंकि सम नॉट उन्होंने नहीं कहा है अभी तक. तो हो सकता है पूरा टी भी डब्ल्यू में हो. दूसरा श्योर नहीं है कि कुछ ट्री नीडल ना हो. पहला तो करेक्ट है. आंसर क्या हो जाएगा? ओनली कंक्लूजन वन. Statement number one says all phones are scales and all scales are calculators. यानी कि पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि पूरा P all phones वो S में है और all scales पूरा S कैलकुलेटर यानी C में है. नाउ इसके कंक्लूजन यानी निष्कर्ष को देखते हैं. पहला है ऑल कैलकुलेटर्स आर स्केल.
क्या पूरा सी एस के अंदर है? नहीं, सी का कुछ हिस्सा एस के अंदर है, बाकी कुछ हिस्सा सी का बाहर है। फर्स्ट इज रॉन्ग। ऑल फोन्स आर कैलकुलेटर्स, पूरा पी सी के अंदर है, डेफिनेटली पी पूरा का पूरा एस के अंदर है जो खुद सी के अंदर है, तो पी पूरा का पूरा कैलकुलेटर के अंदर आ जाता है। ऑल स्केल्स आर फोन्स, एस तो बड़ा है ना, पी उसके अंदर एक छोटा सा सबसेट है, तो वो कंप्लीटली उसे कवर नहीं करा, कुछ स्केल्स का हिस्सा बाहर रह जा रहा है। सम कैलकुलेटर्स आर फोन्स, कुछ सी पी है, हाँ डेफिनेटली जो सी का कुछ हिस्सा है वो तो पी है, सारा सी पी नहीं है। दिस इज करेक्ट। क्या सही हो जाएगा? ओनली सेकेंड एंड फोर्थ, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सम पेंसिल्स आर विंडोज, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि पी का कुछ हिस्सा डब्ल्यू में है, ये हो गया पेंसिल पी, और इसका कुछ हिस्सा आ गया डब्ल्यू यानी विंडो में। ऑल विंडोज आर रोड्स, पूरा डब्ल्यू आर के अंदर आ जाएगा, रोड्स में। सम रोड्स आर कप्स, आर का कुछ हिस्सा सी में है। एंड ऑल कप्स आर चेन्स, पूरा का पूरा कप चेन में है। वी हैव टू टेल विच कंक्लूजन इज करेक्ट। कंक्लूजन फर्स्ट निष्कर्ष पहला कहता है सम चेन्स आर पेंसिल्स, कुछ चेन पेंसिल है, बिल्कुल भी नहीं, चेन एकदम अलग है और पेंसिल बिल्कुल अलग है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सम कप्स आर पेंसिल, सी का कुछ हिस्सा पेंसिल में है, नेवर, ये बिल्कुल अलग है दोनों। सम चेन्स आर विंडोज, सी एच ये चेन है, इसका कुछ हिस्सा विंडो में है, बिल्कुल नहीं, जैसा अभी तक बताया गया उस डायग्राम के हिसाब से तो इसमें गैप है, ये यहाँ पर अलग हो रहे हैं, तो वी कांट बी श्योर। ऐसे में मैंने बताया ना सम का मतलब ऑल हो सकता है, बट इट इज नॉट कि ऐसा होगा ही होगा, तो दिस इज रॉन्ग। सम रोड्स आर पेंसिल, कुछ आर का हिस्सा पी में है, या दिस इज करेक्ट। ओनली फोर्थ वन इज करेक्ट, उसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ओनली कंक्लूजन 4। इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन एम एन, आपने पहले भी ये मिरर इमेज वाले दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चंस किए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही। इस तरफ अगर मिरर रखा है तो इसकी यहाँ पे अपोजिट इमेज कैसी बनेगी, आप समझ सकते हो। ये वाली चीज तो यहाँ पर आ जाएगी पहले, वो आप यहाँ पर बना लो, और फिर ये वाला हिस्सा आना चाहिए उसके पीछे में। तो अब देखो, सबसे पहले ए इसके जैसा हो सकता है, सी हो सकता है, बी और डी तो एज इट इज लिख दिए गए, तो बी और डी को हटा दो, इससे इजीली आप एलिमिनेट कर पाते हो। अब इसका ये वाला हिस्सा देखो, पीछे जो इसकी वेव्स हैं वो ऐसे आ रही है, ऊपर एक सी और ये नीचे ऐसे, तो इसका अपोजिट इस तरीके से होगा ना, ये और ये। तो ए में तो आप देखो गलत दे रखा है बिल्कुल, एक तो ये सेम रिपीट कर रखा, फिर वो पोजीशन उसकी गलत है, तो ए भी गलत हो जाता है। सही आंसर क्या बचा? सिर्फ सी। ऐसे आप इजीली निकाल पाते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर और रोगियों के बीच सही संबंध दर्शाता है? बिटवीन डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। सी डॉक्टर्स एक लार्ज कैटेगरी है, उसके अंदर आते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर में तो बहुत वैरायटी के डॉक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट किसी किसी चीज के, तो वो इसके अंदर आएंगे। फिर पेशेंट्स, ये पेशेंट्स को एक अलग कैटेगरी मानेंगे, वैसे तो हम ये सोच सकते हैं कि डॉक्टर भी कहीं ना कहीं पेशेंट्स होते हैं, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि डॉक्टर एक अलग चीज है एंड पेशेंट क्या है, ये बिल्कुल ही अलग चीज है। पेशेंट को ठीक करते हैं डॉक्टर, इसलिए पेशेंट एक सेपरेट कैटेगरी होगी। करेक्ट आंसर विल बी सी। इन दी डायग्राम, दिए गए आरेख में कौन से अक्षर उन छात्रों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं, यानी दोज स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल एंड हॉकी। अब ये देखो, ये वाला जो बॉक्स है ये हॉकी का, ये है फुटबॉल का और ये है क्रिकेट का, ये सब अलग अलग है। आपको एक कॉमन एरिया ढूंढना है, क्योंकि इसमें कहा गया क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है एंड हॉकी भी है, तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? आप देखोगे सिर्फ एस, बाकी सब में दो दो चीजें कॉमन है, कि दो हैं तीसरा नहीं है, दो है तीसरा नहीं, लेकिन एस ऐसा है जिसमें सब कुछ आ रहा है। सही आंसर हो जाएगा सी। फाइंड दी ऑड वर्ड, इसमें हमें बताना है कौन सा इन सबसे अलग होगा। सबसे पहले आप फर्स्ट ऑप्शन देखो इसका, ई जी जे एन एस, ई के बाद एक छोड़ा, देन एफ छोड़ा तो आ गया जी, जे जी के बाद एच और आई दो छोड़े, आ गया जे, जे के बाद के एल और एम तीन छोड़े, आ गया एन, एन के बाद आप देखोगे तो ओ पी क्यू आर चार छोड़े और ये आ गया एस, यानी कि गैप कितना है? 1 2 3 और 4, सही गैप चल रहा है। फर्स्ट करेक्ट, फर्स्ट का मतलब हमने पैटर्न समझ लिया। सेकंड का देखते हैं, वी
V के बाद एक छोड़ा W तो आ गया X, X के बाद Y और Z दो छोड़े तो आ गया A, Z के बाद हम फिर से A रिपीट कर देंगे, A के बाद फिर B C D तीन छोड़े तो आ गया E, E के बाद F G H I चार छोड़े आ गया J, B is also following the same sequence। C को देखते हैं, F के बाद आया G एक आया तो बन गया H, H के बाद ये I तुरंत आ गया, H के बिल्कुल बराबर में आ गया, जबकि यहाँ पे दो का गैप होना चाहिए था। H के बाद I और J छोड़कर तब K आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर I आ गया तो C इसको फॉलो नहीं करा। D में भी आप देखोगे तो ये ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो करेगा, तो ऑड वन क्या हो गया C। सेलेक्ट दी रिलेटेड वर्ड है, इसमें हमें बताना है क्या आएगा। 92 से जैसे 121 रिलेशन है रिलेटेड है, उसी तरीके से 63 से क्या रिलेटेड होगा। तो 92 में आप इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, आपको खुद करके देखना होता है कि क्या हो सकता है। 9 + 2 कर लो तो 9 + 2 कितना आ जाएगा 11, और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, राइट। ऐसे 63 लो, 6 + 3 इज 9 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। मेक से जिस तरीके से बनाया 30, ऐसे आपको बताना है नेल से किस तरीके से बनेगा। आप इनके नंबर्स देखो, एम कितने पर आता है 13, ए आता है 1, के यानी कि 11 और ई यानी कि 5, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। यानी कि इन सब के हमको नंबर्स लिखने हैं, उसी ऑर्डर में उनको ऐड करने से एन का हो जाएगा 14, ए का हो जाएगा 1, आई का हो जाएगा 9 और एल का हो जाएगा 12। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर सही ए 36। बेवरेज इज रिलेटेड टू टी, जिस प्रकार से बेवरेज का संबंध टी से है। इन द सेम वे एज मेडिसिन इज रिलेटेड टू, उसी तरीके से मेडिसिन का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। डॉक्टर, हॉस्पिटल, एनाल्जेसिक डिसीज सब चीजें रिलेटेड मेडिसिन से ही, लेकिन आपको ये समझना है कि बेवरेज और टी में क्या है। देखो बेवरेज यानी कि पीने वाले पदार्थ है, वो कुछ भी हो सकते हैं, टी है, कॉफी है, मिल्क है, यानी कि टी क्या है एक टाइप ऑफ बेवरेज है। पीने वाले जो पेय पदार्थ है उनका एक एग्जाम्पल है टी। तो ऐसे आपको यहाँ पे समझना होगा मेडिसिन। मेडिसिन क्या है, क्या एक प्रकार का डॉक्टर है, नहीं। तो क्या एक प्रकार का हॉस्पिटल है, क्या मेडिसिन एक प्रकार का रोग यानी डिजीज है, नहीं। लेकिन एनाल्जेसिक यानी कि दर्दनाशक, जैसे हम पेन किलर्स खाते हैं, तो वो मेडिसिन क्या है उसका एक एग्जाम्पल ही तो है ना। तो इस तरीके से ये सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेम रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। राम इज 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड श्याम इज 14th फ्रॉम राइट एंड। यानी कि हम लेफ्ट से चलना शुरू करेंगे तो राम की पोजीशन क्या है 12, और हम राइट से चलना शुरू करेंगे तो श्याम की पोजीशन क्या है 14th। ओनली 7% इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, और इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं 7 लोग। फाइंड द मिनिमम नंबर, कम से कम कितनी न्यूनतम संख्या होगी उस पूरी लाइन में, ये हमको बताना है कितने लोग बैठे होंगे। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए। सबसे पहले आप पोजीशन ऐड कर लो राम की, श्याम की, और उसके बाद उसमें से माइनस कर दो जितने लोग उनके बीच में बैठे हैं। एक और काम करना है, राम और श्याम ये दो लोग रिपीट हो जाएंगे इस प्रोसेस में, तो दो इसके लिए भी माइनस कर दो, क्योंकि कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 26 माइनस 9, इट विल बी इक्वल टू 17। तो सही आंसर हो जाएगा बी। सेलेक्ट द ऑप्शन रिलेटेड टू थर्ड, हमें बताना उस विकल्प को चयन करना है जिसकी तीसरी संख्या में वही संबंध है जो दूसरी का पहली संख्या से है और छठी का पांचवी से। आप यहाँ पे रेशियो वाला साइन देखा करो, यहाँ डबल रेशियो लिखा है, इसका मतलब इज इक्वल टू आप अज्यूम कर लो यहाँ पे डबल रेशियो है, इससे सेपरेट हो जाएंगे। तो 72 14 से कैसे रिलेटेड है, 87 इस अननोन नंबर से कैसे रिलेटेड है, और 96 इस 54 से कैसे रिलेटेड है, ये हमें देखना है। बहुत ईजी, आप समझ गए होंगे। 7 × 2 14, 9 × 6 54, सिमिलरली 8 × 7 will be equal to 56। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए, 56 is the correct answer। टू पोजिशन ऑफ ए डाइस और क्यूब आर गिवन बिलो, आपको पोजीशन दे रखी है, आपको बताना है कि इनके आधार पर नंबर 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। विच नंबर इज फाउंड ऑपोजिट टू नंबर 2, 2 के अपोजिट क्या आएगा। आप इसमें एक तरीका तो ये होता है कि एक कॉमन नंबर पकड़ो, वहां से क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दो सभी के लिए।
लेकिन एक और चीज होती है, जब हम देखते हैं कि दोनों फिगर्स में कुछ नंबर कॉमन है तो उनको तो एक तरफ कर दो, यानी कि 1 और 1 रिपीट हो रहा है, 1 1, 4 और 4 रिपीट हो रहा है, तो इनको तो ऐसे ही छोड़ दो आप। बचे हुए नंबर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। 2 इज ऑपोजिट टू 6, तो यानी कि 2 के विपरीत कौन सा नंबर आ जाएगा? सी, 6 नंबर। फ्रॉम द गिवन 4 पोजिशन, किसी पासे की दी गई 4 परिस्थितियों में से हमें बताना है कि 3 डॉट वाली के विपरीत कौन सी डॉट होंगी, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स एट द फेस ऑपोजिट टू फेस हैविंग 3 डॉट्स। 3 डॉट्स को आप इस तरीके से भी एज्यूम कर सकते हो, नंबर ही समझ लो इसको, डॉट्स में कंफ्यूज मत हो। ऊपर है 4, इधर 6 और इधर 3। ओके, देन इधर 3, दिस इज 1 एंड दिस इज 4, दिस इज अगेन 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। फिर इधर आ जाएगा 3, इधर 2 एंड दिस इज 1। अब हमें बताना है कि 3 के अपोजिट क्या है। आप देखो 3 सभी में आपको कॉमन मिलेगा ऑलमोस्ट। जो इसके एडजेसेंट होता है यानी कि बराबर में, वो कभी भी इसके ऑपोजिट नहीं हो सकता। ये तो आप समझ सकते हो, कोई भी आप डाइस लेकर देखो उसी से, जो बराबर में वो नंबर कभी उसके ऑपोजिट नहीं आएगा, उसके सामने नहीं आएगा। तो 3 के पास कौन कौन से नंबर हमें दिख रहे हैं उसके एडजेसेंट में? 4 मिल गया हमको, 6 मिल गया फर्स्ट फिगर से, सेकंड से हमको यहाँ से 1 भी मिल गया, 1 भी यानी कि इसके ऑपोजिट नहीं आएगा, और थर्ड में तो कुछ नहीं दे रखा है हमको, फोर्थ में देखो 2 भी मिल गया हमें, यानी 3 के ऑपोजिट में 4 6 1 2 तो नहीं आ सकता। कोई एक नंबर बचा है, दैट इज 5। 5 विल बी ऑपोजिट टू 3। आंसर सही हो जाएगा सी। तो अगर ये क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रहा है, सही लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें, जिसमें और भी आपको इस तरीके की वीडियोस मिल जाएंगी। वी वॉक्ड 20 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ। वी एक यहाँ से स्टार्ट करता है प्रारंभिक बिंदु से और वो 20 किलोमीटर साउथ यानी दक्षिण में जाता है, 20 चल गया। देन वो बाएं मुड़ता है, ही टुक अ लेफ्ट टर्न। अब यहाँ से समझो वो साउथ में जा रहा है, तो उसका लेफ्ट किधर होगा? इधर, मतलब फेस उसका नीचे की तरफ है ना, और राइट किधर होगा? इधर। तो वो बाईं ओर मुड़ा, लेफ्ट की तरफ मुड़ा, और फिर वो चलता है 30 मीटर, यहाँ पर हो गया 30, उधर था 20, इधर 30। देन फिर से वह बाएं मुड़ता है, अब यहाँ पर वो पहुंचा है तो अगेन उसका लेफ्ट कहाँ होगा? इस तरफ होगा उसका बायां। अपने बाएं मुड़ने पर वो फिर से कितना चलता है? 20 चलता है, ये दे रखा है। तो हमें बताना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, कितना दूर है वो? बिल्कुल एक रेक्टेंगल बन चुका है ये 30 मीटर दूर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। देर आर 4 रोड्स, आई हैव कम फ्रॉम द साउथ। 4 सड़कें हैं, मैं दक्षिण की तरफ से आया तथा मैं मंदिर जाना चाहता हूँ, यानी कि आए हैं किस तरफ से? हम साउथ की तरफ से, यहाँ से। ये आपको डायरेक्शन चार्ट बना रखा है ना, आपको बता रखा है पहले भी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अब आपको समझना है इसमें कि वो दक्षिण की तरफ से आया, यानी नीचे की तरफ से आया, और फिर वह मंदिर जाना चाहता है। हमें नहीं पता कि मंदिर किस डायरेक्शन में। आगे दाहिने वाली जाने वाली सड़क मुझे कॉफी हाउस से दूर ले जाती है। दाहिने यानी कि यहाँ पर अगर वो जा रहा है, साउथ से तो आया, तो उसका राइट किधर हुआ? इधर हुआ। दाहिने वाली जो सड़क है वो उसको कॉफी हाउस से दूर ले जाती है, यानी कि कॉफी हाउस यहाँ नहीं है, कॉफी हाउस यहाँ होता तो उसके पास ले जाती। कॉफी हाउस किधर होगा? इधर हो जाएगा, किस तरफ? पश्चिम की तरफ, ठीक है। सीधे जाने वाली सड़क मुझे कॉलेज ले जाती है, जो सीधे जहां से वो आ ही रहा था। अगर वो सीधे नॉर्थ में चलता उत्तर की ओर, तो वो कहाँ पहुंच जाता? कॉलेज पहुंच जाता। तो मंदिर किस दिशा में स्थित है? बहुत सिंपल है, मंदिर किस दिशा में? यहाँ से तो वो आया ही है, तो ये उसका होम समझ लो आप। इधर कॉफी है क्योंकि कॉफी से वो दूर जा रहा था जब वो उधर जा रहा था। ऊपर कॉलेज हो गया, तो मंदिर किधर हुआ? इस साइड हुआ ना, यानी कि ईस्ट, पूर्व में। बी हो जाएगा इसका सही आंसर। Which of the following symbols should replace the question mark in the given expression? दिए गए व्यंजन को इनमें से कौन सा प्रतीक प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगा अगर? हमें ये डेफिनेटली ट्रू करना है इस एक्सप्रेशन को, दैट P शुड बी ग्रेटर देन A एंड T शुड बी लेस देन L, यानी P A से बड़ा ही होना चाहिए और T L से छोटा ही होना चाहिए। उसके हिसाब से यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन में से
हम साइन रखेंगे ये बताना है। अच्छा एक एक करके देखो, पहला देखते हैं, लेस देन, इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि P तो बड़ा है L से, लेकिन L लेस देन इक्वल हो गया A से, जबकि A आगे बढ़ा है N से और वो बराबर है T के। अब एक बात बताओ कि क्या यहाँ पर ये सही है? नहीं, क्योंकि इसकी वजह से तो P A से छोटा और बड़ा वो दोनों ही रिलेशन आ रहे हैं, तो इसका कोई सही रिलेशन नहीं बन पा रहा, जबकि हमें क्या चाहिए कि P बड़ा होना ही चाहिए, तो यानी छोटे वाला तो नहीं आएगा, तो यानी A भी गलत हो गया हमारा और C भी गलत हो गया। अब हमें देखना है B और D कि सिर्फ बड़ा आएगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दोनों में से कौन सा आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन लगा दूं L के बाद, यानी कि P बड़ा है L से और L बड़ा है A से, तो पहली चीज तो सही होगी, P बड़ी है A से, ठीक है। अब दूसरा देखो, इक्वल टू लगेगा या नहीं, T छोटा होना चाहिए L से, इस बात का ध्यान रखो। यहाँ पे क्या है, T और N एक दूसरे के बराबर है, फिर क्या है, N और A या तो बराबर है या फिर N A से छोटा है, यानी मैं कह सकती हूँ अभी तक मुझे इक्वल टू कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो T और A को मैं अभी छोटा बड़ा नहीं कह सकती, T और A में कॉमन रिलेशन चल रहा है बराबर का। अब अगर मैं यहाँ भी बराबर लगा दूंगी तो ये सारे बराबर हो जाएंगे, T N A सब बराबर हो जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे T को L से बड़ा रखना है, L के हिसाब से T बड़ा ही होना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ क्या साइन आएगा, ये वाला B, सिर्फ ग्रेटर देन वाला साइन आएगा। अब इसको रख के देखो, P बड़ा है L से और इसकी जगह हमने कर दिया ग्रेटर देन, L बड़ा है A से, तो पहली चीज सही हो गई, फिर A बड़ा है N से और N बराबर है T के, यानी कि L तो डेफिनेटली बड़ा ही हो गया T से, तो B करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ प्लस रिप्रेजेंट डिवाइड, डिवाइड रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई, माइनस की जगह प्लस और मल्टीप्लाई की जगह माइनस, ये इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो नहीं लेते, प्लस की जगह लेते हैं डिवाइड, डिवाइड की जगह हमें क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई, और माइनस की जगह हमें दे रखा है प्लस, जबकि मल्टीप्लाई की जगह दे रखा है माइनस। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कौन से मेथड से करेंगे, आपको एक क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है, बॉड मास। बॉड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट से करो, देन ऑफ, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो ये सही आ जाएगा। 36 डिवाइड बाय 9 4 कितना आ जाएगा, 9, देन 9 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आ जाएगा, 63, देन 63 प्लस 11 कितना आ जाएगा, 74, और माइनस 50, तो कितना आ जाएगा आंसर इसका A, 24। इंट्रोड्यूसिंग करण, अ मैन सेज, करण का परिचय करवाते हुए एक व्यक्ति कहता है। इन क्वेश्चंस में ये ध्यान देना कि करण का परिचय हो रहा है लेकिन बात कोई और व्यक्ति कर रहा है, तो हमें इस पे ध्यान देना है। यह मेरी नानी की पोती के पति हैं, यानी कि वो जो व्यक्ति है उस वो कह रहा है कि मेरी नानी यानी उसकी मदर की जो भी मदर हुई, उनकी पोती, तो उसकी जो पोती होगी वो इसकी बहन ही तो हुई ना, क्योंकि दोनों की सेम मदर और उनकी फिर और मदर, तो नानी की पोती यानी उसकी बहन। अब इसके वो पति हैं, कौन, जो करण है, और ये बात कौन कह रहा है, ये वाला व्यक्ति कह रहा है, तो उस व्यक्ति से करण का क्या संबंध हुआ, उसकी बहन के हस्बैंड हुए, यानी ही इज द ब्रदर इन लॉ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एक्स वॉज बोर्न ऑन 6 मार्च 1993, 6 मार्च 1993 को एक्स ने जन्म लिया। उसी साल इंडिपेंडेंस डे हमें बताया गया है कि फ्राइडे को है, यानी कि आपको एक चीज बता दी कि 15 अगस्त 1993 को फ्राइडे था, तो 6 मार्च 1993 को कौन सा दिन होगा जिस दिन एक्स का जन्म हुआ था। ये वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज। सबसे पहले हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ डेज हमें जाना है 6 मार्च से 15 अगस्त तक, तो 6 तो निकल चुका है क्योंकि उसका बर्थडे होता ही 6 को है, तो 6 तो आप हटा दो, 31 में से 6 गए क्योंकि 31 दिन का होता है पूरा मार्च, तो कितना बचे, 25, 25 बचे मार्च के दिन, ओके। देन अप्रैल के 30, देन मई के 31, जून अगेन 30, एंड देन जुलाई 31। अब अगस्त, अगस्त में सिर्फ 15 ही दिन हमें लेने क्योंकि हमें 15 अगस्त की तारीख दे रखी है, इन सबको ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 162। 162 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ ऑड डेज, यानी कि कुछ हफ्ते तो पूरे हो रहे हैं जितना वो डिवाइड हो रहा है 23 हफ्ते, और एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, इसी से ही आंसर निकलता है। हमें जितने हफ्ते रिपीट हो रहे हैं वो तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि उसका मतलब सेम चीज आ गई है, अब एक दिन हमें लेना है उसमें। अभी देखो एक दिन आगे है ना,
जो 15 अगस्त है, क्योंकि हम 15 अगस्त तक गए हैं, ये चीज एक दिन आगे है फ्राइडे को, तो उसका बर्थडे एक दिन पीछे हो जाएगा। कब हो जाएगा? थर्सडे को। द करेक्ट आंसर विल बी थर्सडे। पूजा's बर्थडे इज ऑन मंडे 29th में। पूजा का बर्थडे किस दिन होता है? 29th मई को होता है। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल शीतल्स बर्थडे इन द सेम ईयर। शीतल का बर्थडे किस साल होगा? अगर शीतल की बर्थ डेट है कितनी? 29 अक्टूबर। यानी कि पूजा का तो आपको दोनों चीज दे रखी है, डे भी और डेट भी। साल हमें जानने की जरूरत नहीं, कौन से साल की बात हो रही है, क्योंकि एक ही साल में दोनों के बर्थडे हैं। शीतल में, शीतल की बात करें तो 29 अक्टूबर, सिर्फ डेट दे रखी है और उनको डे निकालना है कि क्या होगा। बिल्कुल पहले वाले की तरह होगा। 29 मई तो हो चुकी है, तो कितना मई बचा? एक तो 30 और एक 31, यानी मई के कितने दिन बचे हैं? 2। देन जून के कितने हैं? 30, और उसके बाद फिर जुलाई के 31, अगस्त 31, सितंबर 30, और अक्टूबर में कितना दे रखा है शीतल का बर्थडे? 29 को होता है, तो 29 तक ही हमको ऐड करना है। इन सबको हम ऐड करेंगे 153 आ जाएगा। आपको पता है उसके बाद क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाय 7, जिससे नंबर ऑफ ऑड डेज आ जाएंगे। जितने हफ्ते का है वो तो पूरा हटा दो, वो तो सेम रिपीट हो गया। हमें ये चाहिए 6 डेज। यहाँ पर अब एक चीज ध्यान रखना कि पीछे दे रखा था कि पूजा का बर्थडे और शीतल का बर्थडे उसके आगे आ रहा है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमें आगे की डेट दे रखी थी, पीछे जाना था तो हमने माइनस किया था। यहाँ पे 6 दिन है तो हमें 6 दिन आगे बढ़ना है। किससे? मंडे से 6 दिन आगे बढ़ोगे तो कितना आ जाएगा? संडे। 7वें दिन तो मंडे ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संडे, डी। फाइंड दी ऑड वर्ड, हमें इनमें से विषम शब्द बताना है। कफन, गबन, कफन, मानसरोवर, गबन और ग्राम्य। तो इसमें से क्या है जो औरों से अलग है? वो है डी, क्योंकि कफन, मानसरोवर और गबन ये तो मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई किताबें हैं, लेकिन जो ग्राम्य है वो किसने लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। सही आंसर हो जाएगा डी। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको बताना है इसमें कि एक ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा। सीरीज का पैटर्न समझना है कि क्या सीरीज का पैटर्न रहा होगा। 4 से गए हैं 11, यानी कि 7 ऐड किया। 11 से गए हैं 17, यानी 6 ऐड किया। 17 से 22, यानी कि 5 ऐड किया। उसके बाद क्या ऐड किया हमें पता नहीं है। फिर 29, हमें नहीं पता यहाँ बीच में क्या होगा, लेकिन 29 के बाद गए हैं 31, यानी 2 ऐड किया, और 31 के बाद गए 32, यानी 1 ऐड किया। तो आप समझ सकते हो 7 6 5, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 3, और अगर आपने ये समझ लिया तो यानी क्या क्वेश्चन, क्या नंबर आ जाएगा? 22 + 4 कितना रहा होगा? 26, और 26 में जब फिर से 3 ऐड किया होगा तो अगला आ जाएगा 29। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 26। ये थे आज के क्वेश्चन। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में क्वेरी पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा। हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेस्ट का एक लिंक दे रखा है, उसमें आप जाकर आरआरबी के एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आकलन ऐप को अगर डाउनलोड करेंगे तो उसमें और भी एग्जाम्स की आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी।